हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी। उसकी अगली कड़ी में आज हम जनरल मैथमेटिक्स का एक टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बातें तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर ली थी। तो आगे की बातें स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम पढ़ेंगे, कई बार आपसे पूछा जाता है पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं यानी स्क्वायर कंप्लीटली स्क्वायर नंबर। कंप्लीटली स्क्वायर नंबर कौन कौन सी, अगर आपसे पूछे कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है, तो जैसे एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि एक को एक से गुणा करने से एक आता है। दो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तीन नहीं है, चार पूर्ण वर्ग संख्या है, पांच नहीं। फिर उसके बाद में जैसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे कैसे, एक को एक से गुणा करेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, दो को दो से गुणा करेंगे तो चार, ये चार पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तीन को तीन से गुणा करेंगे तो ये नौ पूर्ण वर्ग संख्या होगी, चार को चार से गुणा करेंगे तो ये 16 आएगा, 16 पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पांच को पांच से गुणा करेंगे तो ये 25 पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और छह को छह से गुणा करेंगे तो 36, ये 36 पूर्ण वर्ग संख्या होगी। सात को सात से गुणा करेंगे तो ये 49, ये 49 पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 8 इंटू 8 64 पूर्ण वर्ग संख्या, 9 इंटू 9 81 पूर्ण वर्ग संख्या, और 10 इंटू 10 ये 100 पूर्ण वर्ग संख्या। इस प्रकार से आप किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करने से जो संख्या ये प्राप्त होती हैं, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे ए ऑप्शन दे दिया जाता है कि यहाँ पे 1, बी ऑप्शन दे दिया जाता है कि 2, और सी ऑप्शन में दे दिया 7, और डी ऑप्शन में दे दिया 21, और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप ऑप्शन ए लगाएंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आगे की बात करते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या के बाद में हम बात करते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या और ऋणोत्तर संख्या। यहां पे ऋणोत्तर संख्या, इनके बारे में बात करते हैं। तो धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव नंबर्स। अब पॉजिटिव नंबर, अगर आपने जैसे जेड यानी पूर्णांकों का समुच्चय देखा होगा, तो यहाँ पे 0 से लेके 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक आता है। यहाँ -1 से -2 -3 और यहाँ पे इंफिनिटी आता है। तो जो भी 0 के इस साइड आता है, प्लस की संख्या, जो यहाँ पे सारी की सारी संख्या होती है, इसमें आपकी प्लस लगा है, माइनस नहीं लगा हुआ है, तो ये सारी की सारी संख्या पॉजिटिव संख्या कहलाती है। अब जरूरी नहीं, अगर ये परमेय संख्या भी हो सकती है। 3/4 है, यहाँ प्लस नहीं लगा, ये भी पॉजिटिव नंबर है। अगर ये 17/4 लिखा हुआ है और अगर यहाँ माइनस नहीं लगा तो पॉजिटिव संख्या है। तो ये सारी की सारी पॉजिटिव संख्या कहलाती है। और अगर ऋणात्मक संख्या की बात करें तो 0 के इस साइड में आपके ये सारी की सारी ऋणात्मक संख्या कहलाती हैं। अब ऋणात्मक संख्या में भी आपकी परमेय संख्या हो सकती है। अगर ये 3/4, अगर 3/4 में माइनस कर दिया तो ये ऋणात्मक संख्या हो जाएगी, अगर माइनस लगा हुआ है। अब बात आती है ये 0 की। 0 ना तो धनात्मक संख्या है, ना ऋणात्मक संख्या, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव है। तो ये एक इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। मगर ऋणोत्तर संख्याओं की बात करें तो ऋणोत्तर संख्या की बात करें जिसमें ऋणोत्तर का मतलब होता है नॉन नेगेटिव। अगर नॉन नेगेटिव की बात करेंगे तो उस कंडीशन में ये 0 भी उसमें शामिल होगा, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो ये नॉन नेगेटिव बात आएगी तो इसको हम शामिल जरूर करेंगे। तो ऋणात्मक और धनात्मक और ऋणोत्तर संख्या के बारे में आपसे पूछें तो इस प्रकार से बताएंगे। अब हम बात करेंगे जैसे यहाँ पे 7.3 इस प्रकार की जो संख्या लिखी होती हैं, तो ये सारे के सारे आपके दशमलव संख्या कहलाती है।
अब दशमलव संख्या भी अलग अलग प्रकार की होती है। कई बार आपके दशमलव संख्या होती है, ये दशमलव संख्या शांत दशमलव संख्या होती है और अशांत होती है। शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। और अशांत में भी आवर्ती दशमलव संख्या और अनावर्त, इसमें भी ये आवर्ती अशांत आवर्ती दशमलव संख्या और अशांत अनावर्त दशमलव संख्या, इनकी बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर कोई भी संख्या जैसे ये 1/4 था, ये तो अभी हमने पढ़ा था कि भिन्न है। इस भिन्न को अगर दशमलव संख्या में चेंज करना, तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 में मैं 4 का भाग दूंगा। तो 4 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा आपकी, पॉइंट लगने के बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 2 बार जाएगा, पीछे 2 बच गए और 0 आ गया तो 5। इसका मतलब इसमें ये भाग खत्म हो गया और ये भाग जा रहा है, तो भाग कितने बार गया, 2 इस 1.4 को हम लिखेंगे 0.25। तो 1/4 ये भिन्न संख्या थी, इसको हमने ये दशमलव संख्या में चेंज की तो ये 0.25 आया। अब यहाँ पे किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है और ये भाग पूरा पूरा चला गया, तो इसे हम शांत दशमलव कहेंगे। इसे हम शांत दशमलव संख्या कहेंगे। शांत दशमलव संख्या अगर कंप्लीटली भाग चला जाए, आगे भाग नहीं जाए, तो इसे शांत दशमलव संख्या कहेंगे। और अगर मैं एक उदाहरण और ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने 1/3 लिया, अगर इस भिन्न को मुझे दशमलव में चेंज करना हो तो मैं क्या करूंगा, 1 के अंदर मैं 3 का भाग दूं, तो ये पॉइंट लगा हुआ, पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा दिया, तो 3 बार गया 9, फिर 1 बच गया, तो फिर 0 3 3 9, फिर 1 बच गया, तो ये 0 3 3 9, फिर 1 बच गया। तो इस प्रकार से 3 3 3 3 3 ये आपके भाग खत्म ही नहीं होगा। इसका मतलब ये जो आपकी दशमलव संख्या है वो अशांत दशमलव संख्या कहलाएगी। ये खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये अशांत, ये चलती रहेगी, अशांत दशमलव संख्या है। अब अशांत दशमलव संख्या में भी कौन सी है, आवर्ती है या अनावर्ती है, क्योंकि इसमें तो 3 की बार बार आवर्ती हो रही है, और इसलिए ये जो दशमलव संख्या है वो आवर्त दशमलव संख्या है। ये आपकी आवर्त दशमलव संख्या कहलाएगी। और आवर्त दशमलव संख्या को ऐसा भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, यानी 3 बार बार आ रहा है, तो 3 के ऊपर हमने ये बार का निशान लगा दिया। तो अब हम बात करते हैं अशांत। पहले तो हमने बात की कि दशमलव संख्या क्या होती है, इन्हें दशमलव संख्या कहते हैं, और भिन्न से हम दशमलव संख्या चेंज करते हैं तो शांत दशमलव संख्या भी प्राप्त होती है और ये अशांत दशमलव संख्या भी प्राप्त होती है। शांत दशमलव संख्या अगर भाग पूरा पूरा चल जाए तो वो शांत दशमलव संख्या, और भाग अगर निरंतर चलता रहे तो उसे अशांत दशमलव संख्या कहेंगे। अशांत दशमलव संख्या भी 2 प्रकार की होती है, आवर्ती दशमलव संख्या और अनावर्त। अगर इनमें बार बार आवर्ती हो रही है तो आवर्त दशमलव संख्या है। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे मैंने ये 22/7 लिया है, अगर मैं 22 के अंदर मैं इसको भी मैं दशमलव में कन्वर्ट करूं तो मैं 7 का भाग दूं तो 7 21, पीछे 1 बच गया, पॉइंट लगा 0, 7 7, पीछे रह गए 3, पॉइंट लगाया 0, और 7 28, पीछे रह गए 2 0, 7 14, पीछे रह गए 6 0। अब 7 7 56, पीछे रह गए 4, ये 0, 7 7 49, पीछे रह गए 1 0, 7 7। तो इस प्रकार से अगर ये भाग कंटिन्यू चलता रहे, इसमें किसी संख्या के आवर्ती नहीं हो रही है, बार बार चलता रहे, तो इस प्रकार से हम इनको अनावर्त दशमलव संख्या कहेंगे। कि अगर बार बार अगर इसका भाग चलता रहे, निरंतर चलता रहे, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, अनावर्त दशमलव संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ भाग में रिपीटेशन हो गए, यहाँ पे कोई रिपीटेशन भी नहीं था, इसलिए ना अनावर्त दशमलव संख्या कहेंगे। अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं भाजकता का नियम। यानी भाजकता का नियम क्या है, यानी किसी संख्या को अगर कितनी भी संख्या बड़ी हो, ये ऐसे अगर इतनी बड़ी संख्या हो और इसमें हम बिना भाग दिए अगर हम ये पता कर सके कि इसमें किसी संख्या का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो उस नियम को ही हम भाजकता का नियम कहेंगे।
तो भाज्यता का नियम क्या होता है, उसमें हम पहले पढ़ेंगे 2, 5 और 10 की भाज्यता का नियम, और बाद में हम दूसरे नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं 2 की भाज्यता का नियम की बात करूं, 2 की भाज्यता का नियम की बात करेंगे। अगर किसी संख्या में यदि संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से भाज्य होगी। अगर मैं कितनी भी बड़ी संख्या लिख दूं ये ऐसे, और अगर इसका इकाई अंक इनमें से कोई हो, जैसे यहां 2 हो तो ये संख्या अगर आप 2 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। अगर यहाँ पे 0 हो तो 2 का भाग जाएगा, 2 हो तो भी ये 2 से भाज्य हो जाएगी। अगर यहाँ 2 की जगह अगर 4 हो तो भी ये पूरी संख्या है वो 2 से भाज्य हो जाएगी। अगर यहाँ पे 6 हो तो भी ये संख्या 2 से भाज्य हो जाएगी, और अगर 8 हो तो भी ये पूरी संख्या 2 से भाज्य हो जाएगी। उसके बाद में आता है 5 की भाज्यता का नियम। पांच की भाज्यता का नियम है, संख्या की यदि संख्या की इकाई के स्थान पर 0 व 5 हो तो वो संख्या 5 से भाज्य होगी। अब मैं कितनी भी संख्या बड़ी रख दूं, ये इतनी बड़ी संख्या है, और अगर आपसे पूछे कि ये संख्या है पूरी वो 5 से भाज्य होगी या नहीं होगी, तो ये संख्या 5 से भाज्य नहीं होगी, क्योंकि इसका इकाई की जगह है वो 4 है। वो ये 2 से तो भाज्य है, क्योंकि अगर इकाई अंक इनमें से कोई हो तो भाज्य हो जाएगी, मगर ये 5 से विभाजित नहीं होगी। अगर इसका इकाई अंक में 0 हो जाए, अब ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, और अगर इसी की जगह अगर 5 आ जाए तब ये पूरी संख्या है वो 5 से विभाजित हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये होगा, इसके इकाई अंक की जगह 0 और 5 हो तो वो संख्या आपकी 5 से विभाजित होगी। तो बिना भाग दिए हम पता कर सकते हैं कि इसमें 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 10 की भाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से भाज्य होगी। अब देखिए, अगर कितनी भी बड़ी संख्या, अगर मैं बिना भाग दिए अगर कोई बड़ी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या लिख दीजिए, तो अगर आपसे इससे में पूछा कि यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, ये संख्या पूछे, और अगर आपसे पूछे कि ये 2 से भाज्य है कि नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई अंक है 9 है, इसलिए 2 से भाज्य नहीं होगा। और इसमें अगर आपसे कहते हैं कि भाई ये 5 से भाज्य, ये 5 से भाज्य भी नहीं होगी, क्योंकि इसका इकाई अंक है जो ना तो 0 है ना 5 है, इसलिए 5 से भाज्य नहीं होगी। अगर इसका इकाई अंक को मैं 9 को हटा के अगर 0 कर दूं तो अब ये संख्या 5 से भी भाज्य हो जाएगी, क्योंकि इकाई अंक अगर 0 और 5 हो तो ये 5 से भी भाज्य हो जाएगी, और 10 से भी भाज्य हो जाएगी, क्योंकि 10 का नियम भी यही हो कि इकाई अंक 0 हो तो 10 से भाज्य होगी। अगर इकाई अंक 5 हो, ये संख्या 10 से भाज्य नहीं होगा, क्योंकि उस 10 से भाज्य होने के लिए यहाँ 0 ही होना पड़ेगा, तो ये 10 से भाज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं 3 तथा 9 की भाज्यता का नियम। माना हम पहले 3 का भाज्यता का नियम पढ़ते हैं। 3 का भाज्यता नियम, 3 की भाज्यता नियम क्या है? यदि किसी संख्या
किसी संख्या के अंकों का योग करने पर प्राप्त योगफल यदि 3 से भाज्य हो, 3 से भाज्य हो तो वो संख्या 3 से भाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये संख्या लिख दी, कितने भी, ये मैंने कुछ भी लिख दिया ऐसे। अब आपको पता करना है कि ये संख्या 3 से भाज्य है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके अंकों का योग करना पड़ेगा। जैसे 3 + 6 9, 9 + 8 17, 17 + 9 26, 26 + 7 33, 33 + 6 और 33 और 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 39। 33 और 6 39 हो गया। और अगर ये जो हमने कहा था कि योगफल, जो आपके योगफल ये आया, इसमें आप 3 का भाग जाता है कितने बार, 13 बार। तो इसका मतलब बिना सोच आप इसमें भाग दिए कह सकते हैं ये संख्या भी आपके 3 से भाज्य होगी। तो ये 3 का भाज्यता का नियम है कि अंकों को जोड़ लीजिए और उनका योग में अगर 3 से भाज्य है तो वो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। और अगर मैं कोई और दूसरी संख्या लेता हूं, अगर ये संख्या ले ली, अगर इनके अंकों का योग करते हैं तो ये 3 + 4, ये 3 + 4 + 6, 3 + 4 7, 7 और 6 13, 13 प्लस ये 7 20, 20 + 8 28 हो गया। अब 28 से जो 3 से भाज्य नहीं है, इसमें 28 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो ये संख्या भी 3 से भाज्य नहीं होगी। तो इस प्रकार अंकों का योग करने से अगर वो अंकों का योगफल होता है वो 3 से भाज्य है तो वो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। अब हम बात करते हैं 9 की भाज्यता का नियम। 9 की भाज्यता का नियम क्या है, क्या जिस पर यहां पे मैं 9 कर देता हूं कि 9 का भाज्यता का नियम, इसमें यदि किसी संख्या के अंकों का योग करने पर योगफल अगर यदि 9 से भाज्य हो तो वो संख्या क्या होगी, 9 से भाज्य होगी। तो ये 9 का भाज्यता का नियम हो गया। जिस प्रकार से आपने 3 का भाज्यता का नियम पढ़ा था उसी प्रकार से ये 9 का भाज्यता का नियम हो गया। अगर कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे लिख दिया, इस प्रकार से मैंने कोई संख्या लिख दी है, ये संख्या है, और अगर आपसे पूछे कि ये संख्या 9 से भाज्य होगी या नहीं होगी, तो आप इनके अंकों को जोड़ लीजिए। 1 + 8 + 8 + 1 कीजिए तो ये 9 और 8 17 + 1 ये हो गया 18। तो ये जो 18 है वो इसमें 9 से भाज्य है, तो ये 9 से भाज्य है, इसलिए ये संख्या भी आपकी कंप्लीटली क्या होगी, 9 से भाज्य होगी। और अगर इनके अंकों में का योग में अगर 9 का भाग नहीं जा रहा है तो वो संख्या भी 9 से भाज्य नहीं होगी। चलो नेक्स्ट। अब हम भाज्यता का नियम पढ़ेंगे, 2, 5 और 10 की भाज्यता का नियम। इसमें हम पहले 2 की भाज्यता का नियम पढ़ते हैं। तो 2 का भाज्यता नियम, यदि ये 2 का भाज्यता का नियम था, अब 3 तथा 9 की भाज्यता का नियम। 3 की भाज्यता का नियम, तीन की भाज्यता का नियम, अगर कोई संख्या दे रखी हो, यदि संख्या के अंकों का योग करने पर प्राप्त योगफल 3 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी, यानी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ कोई भी संख्या लिखी है मैंने, और ये अगर मैं इनके अंकों का योग करूं तो अंकों का योग करेंगे तो 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 और 7 15, 15 और 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 और 7
25 25 और 6, 25 और 6 हो जाएगा आपके 31। अब ये 31 आया तो 31 यहाँ पे 3 से विभाजित नहीं है, पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो इसलिए इस संख्या में भी आपके 3 का भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं तो अब ये यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो अब जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 9 1 10 8 18 18 और 7 25 25 और 5 30 होगा। अब 30 में ये 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी ये 30 है जो 3 से विभाजित होती है, इसलिए ये संख्या भी पूरी पूरी 3 से विभाजित होगी। तो आप अंकों का योग करके योगफल प्राप्त कर लेना और उसमें 3 का भाग दे देना, भाग जाता है तो वो 3 से विभाजित है, और अगर भाग नहीं जाता तो 3 से विभाजित नहीं है। अब अगर मैं यहाँ 9 का भाज्यता का नियम पढ़ूँ तो यहाँ 9 की भाज्यता का नियम हो जाएगा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग करने पर प्राप्त योगफल अगर यहाँ 9 से विभाजित हो तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। अब मैं इन अंकों का योग करूँ तो ये 9 से विभाजित नहीं है, अब 9 से विभाजित नहीं है तो इसमें मैं यहाँ पे अगर 3 कर दूं, तो अगर 3 करूं तो अब मैं अंकों का योग करूं तो ये 9 1 10 10 और 8 18 18 और 7 25 25 और 3 28 28 फिर भी जा नहीं रहा, यहाँ पे 2 कर देते हैं। अगर 2 कर देंगे तो ये 25 और 2 27, अब इनका अंकों का योग क्या हो गया, 27 हो गया, और 27 होता है वो 3 से 9 से विभाजित होता है। अगर 27 9 से विभाजित होता है तो इस संख्या में भी आपके 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 9 और 3 का भाज्यता का नियम सेम है, अंकों का योग करना है, योगफल में अगर 3 का भाग जाता है तो वो 3 से विभाजित है, अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो 9 से विभाजित। नेक्स्ट, चार तथा 8 की भाजकता का नियम। अब 4 की भाजकता का नियम क्या है, 4 का भाजकता नियम, 4 की भाजकता का नियम है कि यदि किसी संख्या के अंतिम में दो जीरो हो या अंतिम के 2 अंकों की संख्या 4 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अब देखिए, मैं कोई भी संख्या लिख दूं, मैंने कितनी भी बड़ी संख्या लिख दी ये, और लास्ट में 2 अंक यहाँ पे लिखा है, अंतिम में 2 अंकों, अंतिम के अंकों या अंतिम के 2 अंक हैं वो 0, अंतिम में 2 अंक आने हैं, तो इसका मतलब ये संख्या है वो 4 से विभाजित होगी, पूरा पूरा इसमें 4 का भाग जाएगा। या फिर यहाँ पे अगर मैं कितनी भी संख्या लिख दूं, ऐसे कोई भी संख्या कितनी बड़ी रख के मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, तो अब आपको क्या करना है, ये अंतिम के 2 अंकों की संख्या 24 है, और 24 है जो 4 से विभाजित होती है, इसलिए ये पूरी संख्या भी आपकी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। अब अगला नियम है आपके 8 की भाज्यता का नियम। तो 8 की भाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या के अंतिम में कितने 3 जीरो हो या अंतिम के 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो अब देखिए, यहां पे अंतिम में अगर 3 जीरो हो गए, अब ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। या फिर मैं ऐसे लिखूं, ये 7 8 9 4 7 8 3 और यहां पे लिख दिया ये।
अब ये कंप्लीट संख्या आपको देखनी है, ये 08 है वो 8 से डिवाइडेड नहीं है, तो इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या है वो भी आपके 8 से भाज्य होगी। तो इस प्रकार से आपके 4 और 8 का भाज्यता का नियम सेम है, जिस प्रकार से 3 और 9 की भाज्यता का नियम सेम था। अब नेक्स्ट अब 11 की भाज्यता का नियम। 11 की भाज्यता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर आए अंकों का योग व विषम स्थानों पर आए अंकों के योग का अंतर 0 हो या अंतर 11 से विभाजित हो, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। अब देखिए, मैं कोई भी संख्या लिख देता हूं। ये मैंने कोई भी संख्या लिखी है। अब यहां पे लिखा है यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर आए, सम स्थानों पे यानी ये 2 नंबर पे आया, ये 4 नंबर पे आया और ये 6 नंबर पे आया, ये 1 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, और हम सम स्थानों पे इसका और इसका और इसका योग करते हैं, तो 3 + 4 + 4 करते हैं, तो ये हो गया आपके 11 आ गया। अब अगर विषम स्थानों पे इसका 2 का, इस 8 का और इस 1 का योग करते हैं, तो ये भी 11 हो गया। अब इनके अंतर, तो इनका सम स्थानों पर आए अंकों का योग और विषम अंकों पे आए अंकों का योग का अंतर अगर 0 आ जाए, तो इनका अंतर करें तो 11 - 11 आ गया, यानी 0 आ रहा है। इसलिए ये पूरी संख्या जो हमने लिखी है 23, ये संख्या पूरी 11 से विभाजित होगी। या अगर कोई भी संख्या और लिख देते हैं, इस प्रकार से मैंने कोई भी संख्या लिखी है। अब आप क्या करो, ये विषम अंक इसका और ये इसका 1 2 3 4 और इन 5 का योग करो, 9 + 7 + 9 + 8 + 4, तो 9 9 18 18 और 7 25 25 और 8 33 33 और 4 33 और 4 37 हो गए। अब इनका योग करो, 8 और 8 8 + 8 + 4 और ये 7 8 8 16 16 4 20 20 और 7 27। अब इनका अंतर करो, तो ये 37 - 27 जो कि रिजल्ट आ रहा है 10। ये 11 से विभाजित नहीं है, ना ही 0 आ रहा है, इसलिए ये संख्या आपकी जो मैंने लिखी है ये आपके 11 से विभाजित नहीं होगी। चलो, और अगर मैं इसी कड़ी में अगर मैं 7 की भाज्यता का नियम, तो 7 की भाज्यता का नियम बहुत ही जटिल होता है। ऐसे तो नियम से अच्छा है कि आप उसमें भाग दे के देख लेंगे, क्योंकि उसमें वो बेस्ट रहेगा। तो 7 का तो यही है कि 7 का भाग दे के देख लेंगे तो पता चल जाएगा ये संख्या भाग 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी।